हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस होती हैं वो एसिड के प्रॉपर्टीज के विपरीत होती हैं। इसके लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या क्या विपरीत हो सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपको देखो नंबर पाना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आ जाए और उसके लिए सिर्फ आपको रट के जाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन 4 पॉइंट्स को याद करने के लिए, शुरू के 4। लेकिन रटना इज नॉट द प्रोसेस ऑफ स्टडी। समझिए, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम सभी पॉइंट्स को देखेंगे और मैं पूरा अपना बेस्ट दूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। ये कहता है कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। हमने पढ़ा था कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी टेस्ट नींबू, लेमन जूस को अगर हम टेस्ट करते हैं तो इट शोज दैट द टेस्ट ऑफ एसिड इज सावर, खट्टा होता है। मैंने ये भी बोला था कि सभी एसिड बेस को टेस्ट करके आपको नहीं बताना है कि ये एसिड है या बेस है, बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ जो बेस का टेस्ट होता है वो होता है बिटर, कड़वा। आपने करेला खाया होगा, करेला का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही टेस्ट बेस का होता है, बेस का टेस्ट कड़वा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेस का टच कैसा होता है? तो मैंने ये भी बताया था, जब मैंने बताया था कि बहुत सिंपल सा, इफ यू वांट टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ बेस इन अ वेरी सिंपल वे, देन यू कैन डिफाइन द बेस as base are those substances which are soapy to touch and turn red litmus paper to blue। ये तो बहुत प्रिमिटिव एग्जांपल था, डेफिनेशन था, तो उसी में से छांट के मैंने पॉइंट भी बनाया। पॉइंट ये है कि दे आर सोपी टू टच। इफ वी आर गोइंग टू टच बेस, तो उसका जो टच होता है वो स्लिपरी होता है। जैसा कि आप यूज करते हैं सोप, साबुन यूज करते हैं, उसका जो टच होता है वही टच क्या होता है? बेस का होता है। बिकॉज जो आपका सोप है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेस। नेक्स्ट आता है, बेस का लिटमस पेपर पे या फिर लिटमस सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हमने बहुत पहले बताया था जब एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने एक बात आपको बताया था एसिड के केस में, एसिड के प्रॉपर्टी में डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, वही यहां अप्लाई होता है। जब बेस का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो बेस के कंस्टिट्यूएंट आयंस, फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू मिक्स NaOH with water, then the NaOH will break into its constituent ions as Na plus and OH minus। और यही प्लस माइनस जो आयंस है, ये कटायंस और अनायंस जो हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने का रीजन होते हैं। दे आर दी रीजन व्हाई दीज सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था कि आयंस फ्लो करते हैं बिकॉज दे हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दे फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। वही यहां पे होगा बेसिस के केस में। यहां भी नेगेटिव आयंस बन रहा है, पॉजिटिव आयन बन रहा है, इनका मूवमेंट होना ही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट डू वी कॉल सच सॉल्यूशंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? वी हैव अ पार्टिकुलर नेम एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं, उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसको हम सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सॉल्यूशंस which conduct electricity। अगर आपको इन फ्यूचर कभी कोई पूछ ले या फिर एग्जाम वगैरह में आए कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, तो आप डिफाइन कर सकते हैं, दो सॉल्यूशंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है, जैसे अगर हम NaOH का एग्जांपल दे दिए, आप KOH से बताइएगा कि कैसे डिसोशिएट होगा। यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। MgOH ट्वाइस, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर कि व्हाट डू यू रिमेंबर कि KOH या NaOH और MgOH में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली यस, जो KOH और NaOH होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि MgOH ट्वाइस क्या है? वीक बेस है। सो कैन यू ग्रो योर इंटेंशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि भाई जब स्ट्रॉन्ग बेस है
तो ज्यादा OH माइनस आयन देगा, इसका मतलब ज्यादा डिसोसिएशन होगा, और यदि ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी बड़े अच्छे से कंडक्ट करेगा, और उस केस में जो बल्ब होगा वो बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। अगर हम बात करें MgOH ट्वाइस की, तो ऑन मिक्सिंग इट विथ वाटर मेकिंग इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यस ऑब्वियसली इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट विल नॉट डू इट प्रॉपरली, अच्छे से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन रेट अच्छा नहीं है, ज्यादा डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, हमें आयंस ज्यादा नहीं मिल रहा है, और ये हम पहले ही बताएं कि जितना ज्यादा आयंस मिलेगा उतना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, उतना ज्यादा चार्ज कैरियर, जितना ज्यादा चार्ज कैरियर रहेगा उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। नेक्स्ट आता है बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर ये आपके मिथ में है, दिमाग में मिथ है, तो उसको हटा दीजिए। ऑल द बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, सर्टेन मेटल्स, मेरा कहने का ये आशा है कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, मैंने उल्टा बोल दिया, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, सभी मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल रिएक्ट करते हैं, और उन मेटल्स को हम बोल सकते हैं कि एम्फोटेरिक नेचर के हैं। वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। अब भाई एम्फोटेरिक क्या होता है? सिंपल वे में हम, जब आप चैप्टर 3 में जाएंगे तो मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का बात आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इनका नेचर क्या होता है, फिर कैसे थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूंगा तो मैं सर्च करके विकिपीडिया से देख करके मैं जितना ज्यादा हो सकेगा उतना आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीजें पढ़नी चाहिए जो आपके सिलेबस में नहीं है, जितना है उतना ही मास्टर कर लो, उसके बाद हम देखेंगे। अभी तो 11 बाकी 12 बाकी है, लेकिन जितना अभी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से बना लो पहले। तो फिर देखते हैं कि एम्फोटेरिक क्या है। मतलब लिटरल मीनिंग ये कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस व्हिच शो द बिहेवियर ऑफ बोथ एसिड एंड बेस। अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ ये होता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड उस ऑक्साइड को बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब बोल सकते हैं कि वो ऑक्साइड जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी कंटेन करता है और बेसिक प्रॉपर्टी भी। हमने जनरली देखा है कि या तो मेटल ऑक्साइड या तो नॉन मेटल ऑक्साइड सिर्फ एक ही नेचर के होते हैं। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहां देखते हैं कि जब बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल से तो अगेन सॉल्ट बन रहा है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। अब आता है एक बहुत ज्यादा जरूरी रिएक्शन, और वो रिएक्शन है NaOH रिएक्ट करता है जिंक से, तो क्या बनता है? ये जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे उस एग्जाम में इसके रिगार्डिंग या तो एल्यूमिनेट का मुझे पार्टिकुलरली याद नहीं है, लेकिन शायद एल्यूमिनेट या जिंकेट दोनों में से कोई एक तो पूछा ही था। और मैं बता दूं आपको कि इस बार भी पूछ सकता है। अगेन जितनी बार एग्जाम होगा भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर में आएगा, लेकिन वो आपका 1 नंबर कभी कभी ले डूब सकता है अगर आप इसको नहीं पढ़े। तो इसलिए अभी मैं बता देना चाहता हूँ, जब बेस NaOH है ये रिएक्ट कर रहा है जिंक से, तो भाई निकलना क्या है? सिंपल सी बात है, आप बताओ। मैंने यहाँ लिखा है सॉल्ट निकल रहा है और हाइड्रोजन निकलना है, तो यहाँ दिक्कत क्या हो जा रहा है? यहाँ 2 मेटल हो जा रहे हैं, सोडियम और जिंक में। तो इसीलिए जिंक क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके पहले रेडिकल बनाता है, और उसके बाद वो रेडिकल किसके साथ कंबाइन होता है? सोडियम के साथ। यहाँ देखो, ये जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले जिंकेट बनाया, ZnO2 2-, इसके ऊपर चार्ज क्या है? 2- है, और फिर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम से। उसके बाद क्या बना रहा है? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे जिंकेट के ऊपर चार्ज कितना है। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो यही पूछा था, व्हाट इज द चार्ज ऑन जिंकेट, तो हम लोग लिखे थे ZnO2-। एल्यूमिनेट के ऊपर भी पूछ सकता है तो 1- होता है। बाद में बताऊंगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाले सेक्शन में, चैप्टर 3 में, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपको पढ़ने को मिलेगा एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो बाद में रेडिकल बनाता है और उसके साथ साथ वो कंबाइन करता है दूसरे मेटल से। यहां देखो ये जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो ये हमारा रहा 5 प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा जरूरी। इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जैसे नलिफाइंग प्रॉपर्टी। वी हैव already discussed it that when an acid react with base, then the effect is neutralized.
वही यहाँ है। जब बेस, भाई सिंपल सी बात है, चाहे एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओ चाहे बेस को एसिड के साथ, बात तो एक ही हुआ, डालना एक ही बीकर में है। तो दोनों केस में क्या होगा, जो आउटकम होगा वो नलीफाइंग होगा, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा करते हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक आता है कि बेस रिएक्ट करता है जब एसिड से, तो क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, बेस रिएक्ट करेगा एसिड से, चाहे एसिड बेस को रिएक्ट कराओ, बात एक ही है, मैंने पहले भी बताया एसिड की प्रॉपर्टी में। तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। लेकिन इसमें एक नई चीज या फिर इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने भूल से छोड़ दिया था एसिड की प्रॉपर्टी में, वो बताऊंगा कि एग्जैक्टली नलीफाइंग का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का रियल मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, वो समझेंगे हम। तो देखिए ये NaOH बेस है एक, मैंने रिएक्ट करा दिया HCl से, और बना क्या हमारे पास NaCl और H2O। ये तो हो गया हमारा रिएक्शन, सिंपल सा, ये सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, एसिड बेस रिएक्ट करा। यहां मेन मुद्दा ये है कि असली क्या मीनिंग है न्यूट्रलाइजेशन का या फिर नलीफाइंग का। तो देखो अब NaOH जब वाटर में जाएगा तो डिसोसिएट करेगा किस में, Na+ और OH- में, Na+ और OH- में डिसोसिएट हुआ। अगेन एसिड भी तो डिसोसिएट करता है, HCl डिसोसिएट करा H+ और Cl- में, ध्यान देना इस बात को। अब देखो ये Na+ और ये Cl- रिएक्ट करके NaCl बनाएंगे जो कि एक सॉल्ट है। अब यहां एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन H और OH- मिल करके, देखो दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये मिल करके क्या बना दे रहे हैं, वाटर बना दे रहे हैं। और इसी को बोलते हैं नलीफाइंग प्रॉपर्टी, नलीफाइंग रिएक्शन। यही मेन बेसिक फैक्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। ये समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। अगला टॉपिक आता है कि जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अगेन वी आर वेरी श्योर विथ वन फैक्ट दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, या लिटरली कह सकते हैं कि दे आर एसिड। हाँ कि ना, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। अगेन इन दिस केस द आउटकम इज सॉल्ट एंड वाटर, वेरी सिंपल। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच इज लिटरली एन एसिड, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, प्रोडक्ट बन गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जब CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है CaCO3 प्लस H2O। अब ये जो होता है ये होता है सॉल्ट और ये हमारा हो गया वाटर। तो भाई बना कैसे, हम मैकेनिज्म देखते हैं रिएक्शन के पीछे। तो देखो अब ये जो CaOH ट्वाइस है ये ब्रेक होगा कैल्शियम के आयन में और हाइड्रोक्साइड के आयन में, तो यहाँ Ca2 प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन OH-। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड 2 था, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, इसका मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आयन बना। अब देखो 2 हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब सिंपल है, अगर हम OH यहाँ ऐसे लिखते हैं तो सिंपल सा मीनिंग है 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ये पकड़ के रखो। अब देखो यहां से एक ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ 2 था, एक ऑक्सीजन CO2 ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और बना लिया कार्बोनेट आयन CO3 2-। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा एक ऑक्सीजन, तो देखो H2O बन गया हमारा वाटर, ये H2O हमारा वाटर हो गया। अब ये कैल्शियम रिएक्ट करके कार्बोनेट के साथ CaCO3 बना दिया, ये हमारा सॉल्ट हो गया। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी बेस का।